गुड इवनिंग क्लास। मैं साक्षी आप सभी के बीच में सक्षम एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वैदिक सभ्यता हमारा टॉपिक चल रहा था और हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि वैदिक समाज आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इसमें हम वेदों की रचनाओं को पढ़ते हैं। जैसे कि एक वेद जो ऋग्वेद है उसकी रचना सिर्फ हम पूर्व वैदिक काल में पढ़ते हैं और उत्तर वैदिक काल में आपके तीनों वेदों की रचनाएं होती हैं। कौन कौन से वेद? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इनका डिस्कशन आज हम करेंगे। आपको प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि उस टाइम पर आपका सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार थी, पितृसत्तात्मक समाज होता था, फिर भी महिलाओं की स्थिति बहुत उच्च थी। महिलाएं सभा, समिति, गढ़, विदव ऐसी समितियों में भी भाग लेती थी। उनको शिक्षा दीक्षा का अधिकार था, यज्ञ में, पूजा पाठ में भी उनको पूरा अधिकार मिलता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे महिलाओं की स्थिति भी निम्न होती चली जाती है और समाज में काफ़ी आपको परिवर्तन दिखाई देता है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में यदि हम बात करें तो अब आपके चारों वेदों का जो निर्माण है आपको उत्तर वैदिक काल में दिखाई देगा। अब हमें ये कहाँ से पता चलता होगा? तो कोई स्रोत तो होते होंगे। तो हाँ, हमारे पास में कुछ स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमने पता किया कि ये इस टाइम में ऐसा ऐसा हुआ होगा। अब अगर हम टाइम की बात करें तो उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो आता है आपका 1000 BC से लेकर 600 BC तक। क्लियर? अब उसमें आपके जो ये हैं इनमें हम देखेंगे कि क्या स्रोत थे, ऐसा क्या हुआ जो सामाजिक व्यवस्थाएं धीरे धीरे परिवर्तन होने लगी। क्या चीज़, एक ऐसी चीज़ का निर्माण होता है जिसकी वजह से आपकी स्थितियां अब धीरे धीरे परिवर्तन होने लग जाती हैं। तो निर्माण होता है आपका लोहे का। 1000 BC में आपके 1000 BC में लोहे का निर्माण होता है और लोहे के निर्माण ने ही सारी व्यवस्थाओं का परिवर्तन करके रख दिया। जैसे हथियारों का निर्माण हो गया, अब अलग अलग औजार बनाने लग गए जिनके माध्यम से खेती, आपकी जो पेड़ थे वो काटे जाने लगे, जंगल काटते हुए अब जो समुदाय था, स्थायी समुदाय जो कबीलियाई समाज था, आर्य जो लोग थे, अब धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, खेतों को काटना लगा। अब जितने जो खेत काटेगा उतना ही उसके क्या हो जाते थे, खेत, अपनी कृषि हो जाती थी। अब जो समाज है आपने देखा कि पूर्व वैदिक समाज पूरी तरीके से पशु पर आधारित था। उनके व्यवसाय था पशुपालन करते थे, वो लोग गाय, घोड़ा ऐसे मवेशी रखते थे। लेकिन आज जो प्रेफरेंस में अगर देखेंगे तो कृषि इनका मुख्य व्यवसाय बन चुका था। अब ये कृषि पर ज़्यादा ध्यान देते थे। वर्ण व्यवस्था उस समय पर कर्म के आधार पर चलती थी, लेकिन अब आपकी जाति आधारित चलने लगेगी कि कृषि जो कर रहा है वही अपने पुत्र को भी चाहेगा कि ये भी अब कृषि हो, अब इसका अधिकार इतनी कृषि तक है। तो आइए देखते हैं कि स्रोत क्या है, किन स्रोतों के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये उत्तर वैदिक समाज था। तो ऋग्वेद में हमने पढ़ा था कि उसमें 10 मंडल होते थे, 1028 आपके श्लोक होते थे और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ठीक है, 7 जो मंडल है, अलग अलग जितने भी आपके मंडल हैं हमने उनमें पूरी व्यवस्थाएं देखी थी। और आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। आप उत्तर वैदिक काल को समझेंगे कि आपके स्रोत क्या क्या थे। तो ये स्रोत जो थे आपके, ये मिलते हैं आपको, पहला जो स्रोत मिलते हैं ये 3 वेद हैं आपके। 3 वेद कौन कौन से? सामवेद हैं आपके, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो सामवेद में बेसिकली आपको संगीत की रचनाएं मिलती हैं। जो ऋग्वेद में कुछ श्लोक थे जिनको गाकर पढ़कर सुनाया जाता था, तो संगीत पर आधारित ये आपको सामवेद मिलता है। सामवेद आपको संगीत पर आधारित वेद है, या इसमें संगीत पर रचनाएं मिलेंगी। अब आपके क्या थे, वेद बहुत ज़्यादा कठिन थे, इनकी भाषाएं बहुत ज़्यादा सरल नहीं थी, तो लोगों को समझ में ही नहीं आता था, इतना कठिन अलग भाषा में लिखे हुए थे। तो उनको धीरे धीरे हमने सरल भाषाओं में लिखना शुरुआत की। तो ब्राह्मण ग्रंथ, वेद के बाद में आपको पढ़ने के लिए हमें अलग अलग व्यवस्थाएं लेकर आए। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ थे, जैसे आप पढ़ते हैं ऐतरेय ब्राह्मण, तैतरेय ब्राह्मण, उनमें अलग अलग तरीके से आपको वेदों को पढ़ने के लिए समझाया गया है। अब आते हैं आपके आरण्यक क्या थे? जो जंगलों में बैठकर लिखे गए जो वेद थे, जंगलों में बैठकर जो रचनाएं की गई हैं और जिनको हम पढ़ते हैं कि ऋषि मुनि हज़ारों साल तक बैठकर जंगलों में रचनाएं करते थे। होती होगी उनके अंदर कोई शक्ति, तो हज़ारों साल तक वो लोग जीते होंगे। तो आरण्यक क्या थे आपके? जो जंगलों में बैठकर की गई रचनाएं थी, जंगलों में।
क्लियर। अब नेक्स्ट आप देखते हैं कि उपनिषद। उपनिषद क्या था? उपनिषद में आपके क्या है? उपधन निस, मतलब किसी के समीप बैठकर हमने शिक्षा प्राप्त की, अपने गुरु के समीप। उपधन निस मतलब आपने अपने गुरु के समीप बैठकर कुछ लिखा, पढ़ा, समझा, तो वो उनको कहा गया उपनिषद। और इसमें कर्म कांडों की बहुत ज़्यादा एक तरीके से कर्म कांडों को अच्छा नहीं समझा गया, क्योंकि इस टाइम पर आते आते कर्म कांड इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे। कहते हैं कि स्रोतों के आधार पर पता चलता है कि 24,000 तक बैलों की बलि दी जाती थी। बलि, कर्म कांड, इस तरीके की व्यवस्थाएं समाज में बहुत ज़्यादा आ गई थी, जिसकी वजह से आपके उपनिषद में इनकी निंदा की गई है, आपके कर्म कांडों की। क्लियर। अब आगे अगर हम देखें तो आगे क्या होता है कि वेद पढ़ेंगे। अब हम वेद क्या हैं हमारे, जैसे सामवेद, हमने ऋग्वेद के बारे में काफ़ी डिटेल में किया था। अब आपका आता है सेकंड वेद है आपका सामवेद। तो सामवेद क्या है? जिसमें गायन से संबंधित विधियां लिखी गई हैं। जैसे आपके संगीत होता है सा मा पा धा, तो ये आपके कहाँ से व्यवस्था ली गई थी? आपकी सामवेद से। अब सेकंड आपका आता है, ये आपका थर्ड है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ की विधि विधान तौर तरीकों की चर्चा की गई है, और यह एकमात्र ऐसा वेद है जहाँ पर आपको गद्य और पद्य दोनों विधियां मिलती हैं। ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद ऐसे करके बोलते हैं ना, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है वो शुक्पद आधारित है। कौन सा? शुक्ल। आपसे पूछेगा पेपर में कि शुक्ल यजुर्वेद कौन सा है, तो पद आधारित है। और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो है आपका गद्य से आधारित। क्लियर। अब यज्ञ में क्या करेंगे आप बोलते हैं कि आम की लकड़ी चाहिए, कहीं पे चंदन की लकड़ी चाहिए, घी चाहिए, तो अलग अलग तरीके की जो कर्म कराए जाते थे उसमें बोलते थे कि ये कर्म कांड आधारित वेद है, तो इसको बोला था यजुर्वेद। क्लियर। आपका नेक्स्ट आता है लास्ट अथर्ववेद। अथर्ववेद है आम लोगों से संबंधित वेद था यह। इसमें क्या था? तंत्र मंत्र वशीकरण और आपके सामाजिक जीवन से संबंधित था। जैसे आज भी आप देखते हैं ना, झाड़ फूक टाइप का जो जादू टोना भी लोग करते हैं, तो वो था। और इसमें क्या था? चिकित्सा की भी विधियां थी, गणित और आपके विज्ञान पर आधारित भी कुछ कुछ चीज़ें इसमें साइंटिफिक चीज़ें भी दिखती हैं। जैसे अपनी कृषि में कोई रोग न लग जाए, उस पर भी आपका कुछ जादू वगैरह करते थे, कुछ उनके लिए भी चिकित्सक विधियां करते थे अपनी कृषि के लिए, खुद को ठीक करने के लिए। और इसको मेनली क्या कहा गया है? ये है तंत्र मंत्र, विश्वास बहुत करते थे। रोग उपचार की विधियाँ इसमें ही थी। भारतीय चिकित्सा शास्त्र भी इसमें हमें दिखाई देता है। तो आगे अगर हम देखें तो आपका आता है फिर ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है आपके? ब्राह्मण ग्रंथ में कर्म कांडों का संकलन किया गया है। हम देखते हैं ना कि हमारे स्रोत क्या क्या मिले हैं, तो ब्राह्मण जो ग्रंथ थे उनमें था आपका कर्म कांडों का संकलन, कैसे होते हैं कर्म कांड, तथा वैदिक जीवन के सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक पक्षों पर भी प्रभाव डाला गया। आपका जीवन किस प्रकार का होगा, सामाजिक जीवन किस तरीके से होगा, राजनीतिक जीवन क्या है, आर्थिक जीवन क्या है, तो इसमें हमारा बताया गया है। आरण्यक हमने पढ़ ही लिया कि क्या था? वेदों का रहस्य जंगल में बैठकर जिन्होंने लिखा वो इतनी सालों तक। क्लियर। आगे देखें हम कि उपनिषद, आपको पता ही है कि उपनिषद क्या होते हैं, इन्हें वेदांत भी कहा गया है। वेदांत का मतलब है अब वेदों का अंत है। ठीक है। एक वेदांग वर्ड आएगा आपको, वेदांग, तो वो अलग वर्ड है, अलग वर्ड होता है ये वेदांग। बट जो अभी इसकी बात की है वेदांत, मतलब वेदों का अंत होगा अब। ठीक है। कहा गया दार्शनिक व्याख्या से संबंधित ग्रंथ है। इसमें कर्म कांडों की निंदा की गई है, क्योंकि समाज में इतनी ज़्यादा व्याप्त हो चुकी थी ये प्रथा, कर्म कांड, बलि, तो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित थे इससे और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। लोगों को लगता था कि हम लोग अब इस विधि को छोड़कर कहीं और किसी विधि को अपनाएं। ऐसी व्यवस्थाएं व्याप्त हो चुकी थी जिनमें ज्ञान मार्ग पर बल दिया गया है। क्लियर। आगे यदि देखें हम बात करें कि उत्तर वैदिक काल में जो राजनीति व्यवस्था थी, उनकी राजनीति किस प्रकार थी। जैसे आपने पूर्व वैदिक काल में पढ़ा कि एक राजा था, बट उसके हाथ में ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए थे। सभा समिति, विदव गण, ऐसी समितियां होती थीं जिनमें कबीलाई लोग जो होते थे वो आते थे, सारा समुदाय बैठता था, फिर किसी भी उस पर निर्णय दिया जाता था।
क्लियर। किसी भी हम बात पर निर्णय एक सारा समाज बैठकर करता था, ना कि एक राजा। और अधिकारियों का भी इतना उल्लेख हमें नहीं पता चलता है आपका किसमें, पूर्व वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अगर आप देखेंगे तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था बढ़ चुकी थी। अब राजा का पद काफ़ी उच्च हो चुका था और राजा राजतंत्र मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस तरीके की व्यवस्थाएं उत्पन्न होने लगी थी। क्यों? क्योंकि समाज में क्या आ चुका था, लोहा, और लोहे से हथियार बन रहे थे, औजार बन रहे थे, जिससे लोग क्या कर रहे थे, खेती। अब खेती पर आधारित जब समाज आ चुका था तो अब खेती अधिशेष में हमें प्राप्त हो रही थी। अब अधिशेष में जितनी खेती हमें हो रही थी उससे हमें क्या हो रहा था, फ़ायदा बहुत हो रहा था, और हम बेच रहे थे, व्यापार कर रहे थे। इस व्यापार से हमारे पास में जैसे ही पैसा आता है, हमारे देखते हैं आपकी किसी भी घर में जब यदि पैसा आता है उसकी सारी कंडीशंस बदल जाती हैं। उसका सामाजिक जीवन, उसका रहने सहने का तरीका, मतलब धार्मिक जीवन भी उनका परिवर्तन होता है, राजनीतिक जीवन भी परिवर्तन होता है। तो राजा के पास में अब क्या होने लगा, टैक्स आने लगा। आपने देखा था पूर्व वैदिक काल में क्या था, बलि प्रकार एक टैक्स दिया जाता था जो ज़रूरी नहीं था, जिसका मन है वो दे, ना मन है नहीं दे। लेकिन इसमें क्या है, अब टैक्स व्यवस्था आती है और लोग टैक्स देते हैं और तो राजा क्या रखेगा, सेना रखेगा तो आपकी सिक्योरिटी होगी। लोग दे देते थे टैक्स की, हमारी सिक्योरिटी करेगा राजा। अब जैसे ही टैक्स आएगा राजा के पास में तो पैसा होगा, तो राजा क्या करते थे, राजाओं की भी व्यवस्था क्या हो रही थी, बदल रही थी। जिस प्रकार राजा इतना स्वतंत्र नहीं थे पूर्व वैदिक काल में, लेकिन आज उत्तर वैदिक काल में यदि आप देखेंगे तो राजा की स्थिति बहुत उच्च थी। जैसे देखें अगर हम तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था आ चुकी थी। कौन सी व्यवस्था, राजतंत्रात्मक विकास। जन का आकार अब क्या होता है, बढ़ गया। पहले देखते थे आप, कोई परिवार होता था, कबीला, उसमें ही एक हेड बनाते थे, परिवार से ही आपका गांव बनता था, गांव फिर विश्व बनते थे, फिर जन बनते थे, फिर जनपद बन जाता था। तो अब आपको ये जनपद वाली व्यवस्था कहाँ दिखेगी, धीरे धीरे आगे वाले समाज में आपको जनपद वाली व्यवस्था दिखेगी। जैसे राजा का महत्व व शक्ति अब बढ़ गई। राजा अधिकार लेने के लिए क्या होता था, स्वतंत्र होने लगा, ना कि वो अब बहुत ज़्यादा सभा समितियों के माध्यम से कोई निर्णय नहीं लेता था। क्लियर। पद वंशानुगत होने लग गए, जैसे राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। ठीक है, क्लियर। भरत जन जो था और पुरुजन जो था उसको मिलाकर अब क्या बन गया, कुरु जनपद, कुरुजन। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे जनों को मिलाकर अब व्यवस्थाएं बढ़ने लगी थी। जैसे नगरीय व्यवस्था हम कहाँ नहीं देखते, हम ऋग्वैदिक काल में नहीं देखते, लेकिन अब यहाँ पर भी नगरीय व्यवस्था आपको दिखाई देने लगेगी। लोग स्थापित जीवन जीने लगे। स्थायी जीवन जीते थे ना कबीलाई समाज, लेकिन अब ये लोग कैसे जीवन जीने लगेंगे, स्थायी। क्यों? क्योंकि अब उनकी कृषि हो चुकी है। पहले क्या था, पशु होते थे, बस पशुओं को चारा मिलेगा, जहाँ मिलेगा वहीं वो स्थापित हो जाते थे, फिर जहाँ ख़त्म हो गया चारा फिर आगे जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या होने लगा, अब उनकी कृषि, उन्होंने वनों को काटा, जितने उनके पास में खेत हो गए, बस उनका अब स्थायी जीवन वहीं रहने लग गया। और जितना जिसके पास में अधिकार हो गया वह उतने ही खेत करेगा, और उसका बेटा भी, अब बेटे की भी संपत्ति वही होगी जो आपके पिताजी की होगी। वंश पर आधारित समाज आगे बढ़ने लगा। अब आप देखेंगे कि इसमें क्या था, सभा समिति विदत गण, ऐसी समितियां थी पहले भी। संगठन का महत्व अब क्या होने लगा, कम। देखते थे पहले कितना ज़्यादा था, इन्हीं के माध्यम से हर कोई निर्णय लिया जाता था, लेकिन अब इनका इतना ज़्यादा अस्तित्व में नहीं, इनका महत्व कम क्यों हुआ, क्योंकि राजा के हाथ में अब क्या जा रही है, पूरी पावर। अब रत्निन देखा था आपने, जो अधिकारी थे वो ज़्यादा नहीं होते थे ऋग्वैदिक काल में, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, अधिकारियों की संख्या बढ़ गई, और बढ़ के कितनी हो जाती है, 17। पहले रत्निम अधिकारी बहुत कम होते थे, एक आध, जैसे न्यायिक अधिकारी नहीं मिलता है आपको, सेना व्यवस्था दिखती नहीं थी वहाँ पर। लेकिन अब क्या है, अधिकारियों के माध्यम से राजा बिठाएगा, फिर उसके बाद में डिस्कशन डिबेट्स होंगी, फिर जाके क्लियर अधिकारी ही क्या करेंगे, अब डिस्कशन डिबेट्स होकर राजा क्या करेगा, निर्णय देगा। तो अधिकारियों की आवश्यकता बढ़ने लग गई। कर व्यवस्था का विस्तार भी हुआ। अब टैक्स देने लग गए ना लोग, तो कर व्यवस्था का विस्तार होने लगा, नियमित कर आने लगा। सेना एवं न्याय सभी नियमित अभी थे नहीं, अभी न्याय भी नियमित नहीं था और सेना भी कुछ स्तर पर आपको दिखता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं दिखाई देता है। आगे चलें।
आगे देखें कि इनका सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा। सामाजिक जीवन कैसा था, पहले भी देखा हमने, जैसे पितृसत्तात्मक समाज था ऋग्वेद में, लेकिन स्त्रियों की स्थिति काफ़ी उच्च थी, पढ़ती थी, लिखती थी, डिबेट डिस्कशंस, निर्णय लेने में उनका भाग लेती थी, हर चीज़ में भाग लेती थी वो, ठीक है। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे स्त्रियों की दशा थोड़ी सी निम्न होने लगी। परिवार जो होते थे वो आपके ग्राम होते थे, फिर विश्व होते थे, फिर जन होते थे, और फिर बनता था आपका एक जनपद। संयुक्त प्रथा थी वहाँ पे, लोगों के संयुक्त प्रथा थी रहने की। वर्ण पर आधारित, आपका वर्ण आधारित व्यवस्था आपको इसमें दिखाई देती है। जैसे वहाँ पे कुछ कुछ 10वें मंडल में अस्तित्व दिखता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अब आपको दिखने लगेगा, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये व्यवस्था आपको यहाँ पे दिखती है। गोत्र भी उत्पत्ति हो गई थी। आश्रम व्यवस्था, मानव जीवन की आश्रम व्यवस्था आपको दिखती है। छंदोग्य उपनिषद में 3 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं। जैसे अलग अलग आप आश्रम पढ़ोगे, 4 आश्रमों की बात की जाती है। तो 4 प्रकार के आश्रमों में बांटा गया। जैसे ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य क्या होता था, जब बच्चा 0 से 25 साल का होता है, उस व्यवस्था में क्या करता है बच्चा, पढ़ाई, गुरुकुल में जाके बच्चे क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे। उस जैसे गृहस्थ, फिर सेकंड आता है आपका गृहस्थ जीवन, देखते हैं ना आपका गृहस्थ जीवन है, इसमें हमारे ऊपर कुछ ना एक प्रकार का क्या होता है 25 से 50, जिसमें आपका गृहस्थ घर में कैसे संभाला जाएगा, कुछ हमारे ऊपर कर होते हैं, जैसे पितृ कर है तो वो आपको क्या है उपजाना है, तो ये होता था आपका गृहस्थ जीवन से संबंधित, ठीक है। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ मतलब आप अब कौन सी अवस्था में हो, 50 से 75 में। अब आप सब कुछ छोड़ के कहाँ चले गए, जंगल में, और जंगल में रह रहे हैं, वहाँ पे आप क्या करोगे, कुछ पढ़ रहे लिख रहे हैं, लेकिन बच्चों को भी वहाँ पे पढ़ा रहे हैं आप, जो छोटे जैसे बच्चे हैं 25 साल तक के, उनको ज्ञान दे रहे हैं। आपने जो ज्ञान अर्जित किया है वो आप किसको बांटेंगे, अब बच्चों को। और सन्यास, जिसने सब कुछ त्याग दिया, अब वो हर जीवन से मुक्त है, बस वो सन्यासी बन चुका है 75 से 100 साल तक। स्त्री की स्थिति में गिरावट हो जाती है धीरे धीरे, जैसे जैसे कृषि बढ़ती है, खेतों का विकास होता है आगे आगे, तो लोगों को लगता है कि अब हमारे बेटा हो, तो बेटा क्या करेगा, खेतों को काटेगा, और जैसे ही बेटा खेतों को काटेगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास में संपत्ति होती जाएगी। बेटी क्या है, बेटियों का महत्व ये लोग समझना कम कर देते हैं। आगे देखो पर्दा प्रथा आती है। पर्दा प्रथा के आपको अस्तित्व दिखाई देता है आपके उत्तर वैदिक काल में। पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा की भी शुरुआत आपकी दिख जाती है आपकी कहाँ पर, उत्तर वैदिक काल में। लेकिन पूर्व वैदिक काल में आपको कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देते। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री समस्त दुखों का कारण, देखिए ऐसे ऐसे ब्राह्मण पढ़े थे ना हमने, ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय, तैत्रेय ब्राह्मण, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में एक इतनी नेगेटिव बात लिखी गई है कि एक स्त्री समस्त दुखों का कारण बताई गई। सोचो कहाँ पर इनकी सोच पहुँची कि स्त्रियां हर अब दुखों का कारण, और लोगों के अंदर इतनी नेगेटिविटी भर गई कि अब स्त्रियों का सम्मान ही नहीं होता था। क्लियर। मैत्री, गार्गी, कत्याणी, विदुषी महिला थी। देखिए स्त्रियों की स्थिति अब कम होती जा रही है, अब काफ़ी कम इनको पढ़ाई लिखाई में अधिकार मिल रहे हैं। उसके बाद में भी कितनी विदुषी थी ये महिलाएं, जो मैत्री थी, गार्गी थी, कत्याणी थी, ये आपकी ऐसी विदुषी महिलाएं आती हैं कि उस समाज से भी बाहर निकल कर आती हैं और दिखती हैं कि हम लोग भी पढ़ेंगे लिखेंगे आगे कुछ करेंगे, और ये जैसे यज्ञ, विधि विधान, कर्म, इन सब में क्या है भाग लेती थी पढ़ाई लिखाई में। जैसे आपने पिछले में पढ़ा था अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, ये आपकी कहाँ पर दिखती थी, पूर्व वैदिक काल में। आपसे पूछे पेपर में कि क्या है, तो अपाला, लोपामुद्रा और घोषा, ये तीनों कहाँ दिखती हैं आपको, पूर्व वैदिक काल में। लेकिन अभी उत्तर वैदिक काल में क्या मिल रही है, गार्गी, मैत्री, कत्याणी। गार्गी, मैत्री, कत्याणी आपकी उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थीं। अब विवाह प्रथा में परिवर्तन होने लग जाता है। पहले आप देखते थे कबीला का कबीले में ही विवाह हो जाता था, लेकिन विवाह की अब अवस्था चेंज होती है, परिवर्तन होता है प्रथा में। जैसे मनुस्मृति आ जाता है, इसमें बेसिकली 8 प्रकार के विवाह बताते हैं। जैसे मेनली जो 4 विवाह हैं उनको अच्छा बताया गया है, और विवाह की जो आपको विधियां मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, अनुलोम विवाह, और आपका आता है प्रतिलोम विवाह।
इस प्रकार विवाहों की भी विधियाँ आपको स्थापित की हुई थी। अब आगे अगर हम बात करें कि आपकी मुख्य व्यवसाय क्या था, इन लोगों का व्यवसाय क्या होता था मुख्य, तो ये लोग क्या करते थे, अब कृषि आधारित व्यवसाय हो चुका था इनका। अब आपकी पशुपालन कम और कृषि ज़्यादा। काष्टक संहिता में 24 बैलों वाले हलों का वर्णन किया गया है। सोच सकते हो आप कितना ज़्यादा भारी होगा ये, लोहे का कितना उपयोग किया हुआ होगा इन लोगों ने, जो 24 बैलों का हल 24 बैलों वाले हलों का उपयोग किया गया था। तो खेती बहुत अच्छे लेवल पर हो रही थी, और इसमें क्या है, हलों की भी ज़रूरत। अब हल बनने लग गए लोहे से, रथ बनने लगे, पहिया जैसे निर्माण हुआ, आपका क्या होता है कि हथियार बनने लग जाते हैं लोहे से। तो लोहा आने से बहुत बड़ी क्रांति होती है समाज में। जब हथियार वगैरह बनते हैं तो ये क्या है, सैनिक व्यवस्था भी इनके यहाँ पर रहने लग जाती है। लड़ाइयाँ, तलवार, ये सब बनता है, तभी तो लड़ाई झगड़े होते हैं, पहले तो होते नहीं थे। ये लोग क्या करते थे, आराम से शांति से रहते थे, आगे फिर बढ़ जाते थे, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते हुए अपना अस्थायी जीवन जीते थे। लेकिन अब इनको स्थायी रहना है, अब इनको लड़ना है, कोई आता है तो अब हटना नहीं है, वहीं अब स्थापित हो चुके हैं ये लोग। तो इस वजह से जैसे ही लोहा आता है तो इनके परिवर्तन होता है इनके जीवन में पूरी तरीके से। तो कृषि का अधिशेष व्यापार होता है, व्यापार आ जाता है। आपकी मुद्रा नहीं दिखाई देती है अभी, लेकिन ये लोग आदान प्रदान, वस्तु विनिमय करते होंगे, वस्तु के बदले वस्तु देना, इस तरीके का व्यापार दिखता है। अब आता है आपका पशुपालन। तो गाय घोड़े का प्रयोग ये लोग करते थे, गाय पालना, घोड़े पालना, ठीक है, ये इस तरीके का व्यापार होता था। अब उद्योग की यदि हम बात करें तो व्यापार इनके यहाँ पे मेन था। मुद्रा की खोज नहीं हुई थी, सिक्कों का प्रचलन भी नहीं दिखाई देता है। इस काल में आर्थिक प्रगति से नगरीकरण प्रारंभ होता है। आपने देखा कि जो पूर्व वैदिक काल था वहाँ पर नगरीकरण वाली व्यवस्था तो कुछ दिखती ही नहीं है। और अब आप उत्तर वैदिक काल जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो अब नगर भी बनने लगते हैं, जैसे स्थापित होता है तो नगरीकरण की व्यवस्था अब प्रारंभ में हमें दिखाई देने लगती है। आगे बात करें कि इनका धार्मिक जीवन कैसा होता होगा। अब देखिए जैसे जैसे इंसान के पास में पैसा आता है तो उसके धार्मिक जीवन भी बदलता है। वो क्या करता है, अब थोड़ा सा दान पुण्य, मंदिर बनवाना, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे करना, यज्ञ कराना, ऐसे काम में आदमी अपने पैसे को क्या करता है, पैसे को लगाता है। तो धार्मिक जीवन कैसे बदलता है कि पूर्व वैदिक काल में आप देखते हैं कि प्रकृति को विशेष महत्व दिया जाता था। देखते थे ना, इंद्र की पूजा, इंद्र भगवान को बहुत माना जाता था, प्रकृति के पूजक थे ये। हर जो चीज़ इनको प्रकृति से मिल रही है हर चीज़ को ये पूजते थे। अब आगे अगर हम देखें उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था ठीक से आर्थिक कर्म कांडों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अब लोग क्या कराने लग गए थे, बहुत विश्वास करने लग गए थे, कर्म कांडों पर यज्ञ कराना, बलि देना, इस टाइप का बहुत अस्तित्व में आने लगा। जैसे यज्ञ जैसे ये कराते थे, बड़े बड़े यज्ञ आपको दिखते हैं, वाजसेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, ऐसे यज्ञ दिखेंगे। अभी हम बात करेंगे आगे कि इसमें जो प्रमुख देवता थे वो प्रजापति, सृजन के देवता माने जाते हैं। प्रजापति को बोला जाता है कि ये सृजन के देवता थे। विष्णु को बोला जाता है पोषण व रक्षक के देवता माने जाते हैं आपके विष्णु, जिनको ये पूजते थे। विष्णु आपके पोषण व रक्षक के देवता माने जाते हैं। आगे करें हम बात, रुद्र आपके पशुओं के देवता माने जाते हैं। पूषण बोले जाते थे ना पहले, ऋग वैदिक काल में पूषण को क्या माना जाता है, पशु का देवता, लेकिन इसमें रुद्र को बोला जा रहा है पशुओं का देवता। और वरुण को जल के देवता के रूप में माना जाता है, किसको, वरुण को। और पूषण शूद्रों के, यहाँ पे पूषण को थोड़ा सा चेंज कर दिया। वहाँ पे पूषण जो था वो था आपका पशुओं का, लेकिन यहाँ पे पूषण क्या है, शूद्रों के देवता माने गए। अब मुख्य ये जो यज्ञ होते थे बड़े बड़े, जैसे राजसूय यज्ञ, तो जो राजसूय यज्ञ होते थे इसमें ये लोग अपनी प्रतिष्ठा दिखाते थे कि कौन कितना प्रतिष्ठित है। जैसे राजा का बेटा अगर कौन बन रहा है, राजा, और वो बैठने वाला है गद्दी पर, तो एक बहुत बड़ा यज्ञ होता था जिसमें बहुत सारे आपके ऋषि मुनियों और राजाओं को बुलाया जाता था। और फिर कहते थे कि समस्त ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो एक तरीके से पॉजिटिव शक्ति है, वो एकत्रित हो रही है,
ठीक है, और वो राजा के पास में आ रही है। तो ये बहुत बड़े बड़े यज्ञ कराते थे और अपने आस पास वाले राजाओं को सबको सम्मिलित करते थे उस उनमें यज्ञ में, क्योंकि पैसा अब आ चुका था तो व्यवस्थाएं बदल रही हैं। वाजपेय यज्ञ में शक्ति का प्रदर्शन करते थे लोग कि शक्ति किस तरीके से, किसके पास में कितनी शक्ति है। राजा दिखाते थे कि राजा बोलता था कि मेरे पास में ज़्यादा शक्ति है कि आपके पास में, तो शक्तियों का प्रदर्शन होता था इसमें। अब आता है आपका अश्वमेध यज्ञ। राजा अपने घोड़ों को भेजता था और वह जैसे दूसरे के एरिया में इस चैलेंज है एक तरीके का, ये लोग चैलेंज देते थे लड़ाइयों के लिए। तो जैसे अपने घोड़े को ये दूसरे के एरिया में जब भेजते थे और कहते थे कि अगर कोई रोकता है घोड़े को तब हमें बताओ, तो सेना इनके पीछे पीछे जाती थी। जहाँ पर भी कोई इनके घोड़े को रोकेगा वहीं पर युद्ध होता था और जो जीतता था वही एरिया उसके पास में या घोड़ा उसके पास में आता था। तो आपका क्या है, अश्वमेध यज्ञ। अब आता है आपके कर्म कांडों की। देखिए प्रधानता कितना विश्वास इन लोगों का कर्म कांडों में बढ़ जाता है। तो 24,000 बैलों की बलि भी हमें एक स्रोत से पता चलता है कि 24,000 बैलों की बलि तक दी गई थी। और इतना ज़्यादा अंधविश्वास कर्मकांड बढ़ चुका था कि सोसाइटी पूरी मतलब परेशान हो चुकी थी, नकारात्मक। इसीलिए उपनिषद में निंदा की गई है आपकी किस चीज़ की, कर्म कांडों की, कि अब बंद की जाए। और तभी एक नया वर्ग उभर कर आता है, कौन, जैन और बौद्ध। तभी तो आते हैं क्योंकि सोसाइटी बहुत कुछ सोसाइटी, क्योंकि शूद्रों की व्यवस्था है। अब देखिए जो ब्राह्मण है वो अपने बेटे को क्या है, जैसे पुरोहित है वो पढ़ना लिखना मंत्रोच्चारण ये सब सिखाता था। अब वैश्य जो होता था, जैसे वैश्य ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण क्या करता था, अपने बेटे को ब्राह्मण पढ़ाई लिखाई इनसे संबंधित चीज़ें सिखाएगा और उसका बेटा भी क्या बनेगा, वही पुरोहित वाले कार्य करेगा। ठीक है, देखिए अब कैसे ये जाति आधारित बनता है। पहले क्या था, कर्म। अगर किसी का बेटा है उसका मन है कि मुझे सेना में जाना है तो वो सैनिक का कार्य कर सकता था। कोई ऐसा नहीं था कि आपकी जाति आधारित है, बेटा ही वही बनेगा जो पिताजी का कार्य है। अब ब्राह्मण के बाद में आता है आपका कौन सा, क्षत्रिय। ठीक है, तो क्षत्रिय क्या है कि आपको सेना में जाना है तो आपका बेटा भी क्या करेगा, सेना में जाएगा। क्लियर। उसके बाद में आता है आपका वैश्य, आप व्यापार कर रहे हैं, आपके घर का पेशा व्यापार है तो आपका बेटा भी वही व्यापार करेगा। और आपका आता है शूद्र। तो शूद्र की जो व्यवस्था थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी। महिलाओं और शूद्र की धीरे धीरे 50-100 सालों तक एक साथ तो कोई व्यवस्था बदलती नहीं है। तो शूद्रों की इस तरीके से स्थिति जब बदलती है बहुत ज़्यादा और महिलाओं की, तो वो और कुछ कम्युनिटीज़ इतनी परेशान हो जाती हैं इन कर्म कांड इन अंधविश्वास वाली चीज़ों से कि वो लोग परेशान जब होते हैं तो वो इन व्यवस्थाओं को बदलना चाहते हैं। तो इसीलिए कुछ लोग सोसाइटी से कन्वर्ट होते हैं और एक नया वर्ग उभर कर आता है जो जिनकी आलोचना करता है कर्मकांडों की। कौन थे वो लोग, जैन और बौद्ध। तो थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कवर करेंगे जो आपका नेक्स्ट वर्ग है। पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।